जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। 2012 में पहले एयरफोर्स सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता था? रिटन होता था, रिटन के बाद फिजिकल होता था, फिजिकल के बाद इंटरव्यू होता था। ठीक है, 2004 से 2012 तक इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा फोकस रखा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर ने, एएससी ने। ठीक, बट 2012 में एयरफोर्स को एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि यूपी, बिहार और राजस्थान, ये 3 स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं जो मैक्सिमम एयरमैन दे रहे हैं फौज को। पंजाब में एयरफोर्स का क्रेज इतना नहीं है, ठीक, हरियाणा में एयरफोर्स का क्रेज इतना नहीं है जितना यूपी, बिहार और राजस्थान में। और वहां बेसिक प्रॉब्लम्स जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज की थी। बच्चे दिमाग के बहुत तेज थे, फिजिकल स्टैमिना बहुत अच्छा था उनका, लेकिन बोलने वाली इंग्लिश की वजह से उनका कैलिबर मारा जा रहा था। क्या हो रहा था? उनका कैलिबर मारा जा रहा था और सिलेक्शन बहुत कम हो रहा था। ठीक, लगभग 2000 वैकेंसीज होती थी, वो भी नहीं भरती थी। तो 2012 में एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड ने 2 चेंजेस किए। चेंज नंबर 1, नेवी का सिलेक्शन बोर्ड अलग कर दिया, उसको नौसेना भर्ती बोर्ड बना दिया। चेंज नंबर 2, इंटरव्यू हटा दिया। एयरफोर्स से भी इंटरव्यू हट गया, नेवी से भी इंटरव्यू हट गया, पूरी तरीके से इंटरव्यू हट गया। लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम जो एयरफोर्स स्टेशंस में गुजर रही थी वो ये थी कि अफसर जो है वो बेसिक इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहा था, अंग्रेजी में, ठीक, जवान हिंदी में कम्युनिकेशन कर रहा था, तो कम्युनिकेशन गैप आने लग गया। ठीक, अब भाई साउथ इंडियन बंदे को, तमिलियन बंदे को अगर आप हिंदी बोलोगे बोलने को, तो वो हिंदी नहीं बोल पाएगा। एट बेस्ट वो क्या कर सकता है? वो अंग्रेजी आपके लिए बोल लेगा। ठीक, तो एयरमैन से ये उम्मीद की गई कि उनको अब इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो जो एयरमैन सर्विंग थे उनके लिए एचआरडीसी कैंप्स बनाए गए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैंप्स। जो वर्दीधारी थे उनको एचआरडीसी के तहत अंग्रेजी सिखाई जा रही थी। साइड बाय साइड एयरफोर्स अथॉरिटीज ने एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड को बोला कि भाई इंटरव्यू हटा दिया, ठीक है, पर कोई ना कोई ऐसा टेस्ट रखो जिससे उनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश चेक हो पाए। ठीक, तो वहां पे धीरे से उठा के डाल दिया ग्रुप डिस्कशन। ठीक, तो रिटन, फिजिकल और ग्रुप डिस्कशन। अब रिटन, फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन चला 2 साल। उसके बाद फिर 2014 में एक चेंज डाला गया। उसमें यह डाला गया कि भैया देखो, एयरफोर्स में तुरंत रिएक्शन देने की जरूरत होती है। एयरफोर्स में कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में कम्युनिकेशन से एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब क्या? एक दूसरे से बात जो कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशंस के तहत अफसरों से अगर आपको बात करनी है तो कोड लैंग्वेज में बात करनी होती है। आप नॉर्मल भाषा में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो कोई भी एनिमी आपकी बातें सुन लेगा। ठीक, अब जैसे जम्मू कश्मीर में अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन है, ठीक, वो बहुत जाना माना एयरफोर्स स्टेशन है, बहुत बड़ा वायुसेना का अड्डा है वो। तो अवंतीपुर में अगर अफसर और जवान आपस में बात कर रहे हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक, तो वहां से 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, तो वो पूरा का पूरा इंटरसेप्ट कर लेगा। इंटरसेप्ट मतलब पकड़ लेगा। तो कोड भाषा में बात कर रहे थे। अब कोड को डिकोड करने के लिए तुरंत दिमाग चाहिए, इसलिए एयरफोर्स ने एक टेस्ट डाला, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का बेसिक काम है यह देखना कि तुम पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना अच्छा काम कर रहे हो। ठीक, पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। दूसरा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का महत्व यह है कि भाई कहीं ना कहीं अफसरों को जवानों से काम लेना है, अफसरों को एयरमैन से काम लेना है, तो सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स से काम नहीं चलेगा, वो तो टेक्निकल भाषा है। प्रैक्टिकल दुनिया में भी जवान को अच्छा रोल अदा करना है, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे रिलीफ कैंप्स हैं जो वायुसेना चलाता है। जैसे अर्थक्वेक आ गया,
कोई भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो आप किसी सेना को नहीं देखेंगे सिवाय वायुसेना के। हाँ, आर्मी वाले भी रिलीफ कैंप चलाएंगे, वो भी मदद करेंगे, बट एयरफोर्स के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। तो हवाई जहाज कौन चलाएगा? अफसर, लेकिन काम कौन करेगा? जवान। तो जवान के अंदर इमोशनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम जो एयरफोर्स के जवान उठा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन इमोशंस बिल्कुल उसके खत्म है। ठीक, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एयरफोर्स के उस जवान को उठा लें जिसके अंदर इमोशंस ही इमोशंस भरे। ठीक, क्योंकि अब जैसे एयरफोर्स में एक्स और वाई के जवान ही गरुड़ के कमांडोज बनते हैं। गरुड़ कमांडोज की कोई अलग भर्ती नहीं आती। ठीक, एयरफोर्स एकेडमी जो बेलगांव में है वहीं पे नोटिस बोर्ड पे चिपक जाता है कि जिसको गरुड़ कमांडो बनना है वो अपना नाम डालो, बात खत्म। ठीक, कमांडो बनने के लिए वो इमोशंस तुम्हारे बिल्कुल मार देते हैं, क्योंकि भाई तभी तो तुमसे गोली चलवाएंगे वो। आज के टाइम पे जैसे आर्मी की पैरा ट्रूपर, आर्मी की एक विंग है पैरास, जो मरून रंग की टोपी पहनते हैं, है ना, वैसे ही वायुसेना के अपने कमांडोज हैं जिनको गरुड़ कमांडोज बोलते हैं। ठीक, गरुड़ एक्स और वाई कुछ नहीं होता, गरुड़ गरुड़ होता है। तो एक्स और वाई जवानों में से उठा के गरुड़ कमांडोज के लिए नाम जाते हैं, उनका फिर टेस्ट होता है, ट्रेनिंग होती है, जो पास हो जाता है उसको फिर वो कमांडो का काम मिल जाता है। फिर उसका काम एक्स और वाई का नहीं रहता, फिर उसका काम कमांडो का होता है। हर वायुसेना में, यहां इलाहाबाद में, बमरौली में गरुड़ कमांडोज की पूरी नफरी है, एक पूरी यूनिट बैठी हुई है गरुड़ कमांडोज की, कि कल को यार कोई हमला हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक कमांडो की फोर्स तैनात बैठी है। समझ गए यहां तक? तो एयरफोर्स में भर्ती लेने के लिए 2014 में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को इंक्लूड किया गया, जो बैलेंस देख रहे हैं तुम्हारे इंटेलिजेंस लेवल का और तुम्हारे इमोशनल लेवल का। वो क्या कर रहे हैं? वो तुम्हें सिचुएशंस दे रहे हैं। ठीक, 2 पेपर आएंगे 30-30 मिनट के, एक 40 पेपर का 40 सवाल होंगे, एक में 42, 43, 45 सवाल होंगे। हर सवाल पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, जो बिल्कुल सही होगा उसमें +1, ठीक, जो उससे खराब उसमें +0.75, जो उससे खराब उसमें +0.5, और जो सबसे खराब ऑप्शन पे टिक करेगा उस पे +0.25। यानी कि कुछ भी गुग्गी मार के आ जाओ, कुछ भी तुक्का मार के आ जाओ, कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे। लेकिन जो हिसाब किताब एयरफोर्स का चल रहा है, आप ही लोग देख रहे हैं, ठीक, 2 साल हो गए, कोई वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। उस केस में परफेक्शन लानी बहुत जरूरी है। 40 मार्क्स का अगर ये सिचुएशंस के हर सिचुएशन पे 1 नंबर है, 40 नंबर का अगर ये पेपर है, तो 32, 33, 34 नंबर तक लाने ही लाने हैं। क्योंकि एयरफोर्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है पैरा मिलिट्री जैसे कि ये जनरल कैटेगरी है, ये SC ST है, ये OBC है, ऐसा कुछ वायुसेना में नहीं है, ना होगा। वायुसेना, थल सेना, नौसेना में ऐसा कुछ ना है ना होगा। तो अल्टीमेटली अगर आपको एयरफोर्स में इतनी मेहनत करके तैयारी कर रहे हो रिटन की, रिटन के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट दे रहे हो और उसमें फेल हो गए, तो पूरी मेहनत 0 हो जाएगी। शुरू से स्टार्ट करना होगा, और जो हिसाब किताब चल रहा है आगे का प्रिडिक्शन नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि आगे भाई एयरफोर्स का फॉर्म कब आएगा कब नहीं आएगा। जितनी आप मेले कर लो, जितने आप कैंपेन चला लो, जितना आप कुछ कर लो, वो एक ही चीज बोलते हैं कि भैया CASB, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट देखते रहो, जब आना होगा फॉर्म तब आ जाएगा, जब आना होगा रिजल्ट तब आ जाएगा। ठीक, तो इस क्लास का महत्व यह है कि हमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। एयरफोर्स में जो फेज 2 का पेपर है, जिसे स्टेज 2 बोलते हैं, उसमें एक तो दौड़ है PFT, दूसरा है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 वो है जिसे हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, SRT, जो आप करने जाओगे अभी। ठीक, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है ग्रुप डिस्कशन। इसका ग्रुप डिस्कशन का तरीका 2-3 है। एक ये कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग दे देंगे, आपको पढ़ना है और फिर आपको उसको डिस्कस करना है। एक तरीका है टॉपिक दे देंगे, उसको डिस्कस करना है। तीसरा तरीका है सिचुएशंस दे देंगे, उस सिचुएशंस पे आप सबसे डिस्कशंस करवाएंगे। ठीक, अभी हम लोग सिर्फ एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 पे फोकस करेंगे। अभी हम लोग
SRTs अपनी करेंगे। ठीक, समझना यह है कि अगर 40 सिचुएशंस हैं तो हमें किसी भी तरीके से 34 नंबर लाने हैं। ठीक, 34 नंबर लाने हैं, तो अगर हम सारे 0.75 करके आएंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक, उससे कितने मिलेंगे? 28, 29, 30 नंबर मिलेंगे। हमें 34 लाने हैं तो हमें +1 वाले ऑप्शंस टिक करके ही आने पड़ेंगे। +0.5 और +0.25 का कोई स्कोप नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं है। ठीक, टिक 2 ही करने, या तो भाई +1 वाला या +0.75। वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक काम करेगी। एलिमिनेशन टेक्निक मतलब सिचुएशन है, 4 ऑप्शन है, जो नहीं है उसको काट दो, ऑटोमेटिकली 2 कट जाएंगे, 2 बचेंगे, तो या +1 है या 0.75। ये इस टेक्निक को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एनडीए में जब इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पेपर दिया जाता है तो टीचर सिखाता है कि एलिमिनेशन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर ढूंढो। ठीक, आंसर ढूंढने से पहले जो आंसर नहीं है उसको काट दो, तो जो बचेगा वो वही है। ठीक, समझ गए? चलो अब चालू करते हैं। एक सिचुएशन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि आपको एक ऑर्डर मिला आपके कमांडिंग अफसर से। ठीक, आपके सीईओ साहब ने एक ऑर्डर दिया काम करने के लिए, पर आपकी नजर में वो काम गलत है, वो टेक्निक गलत है। यूं कह लें कि उसने कुछ काम दे दिया जो इंसानियत के नाते काम गलत है, ऐसे समझें। ठीक, आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्लीट द टास्क। इंस्ट्रक्शन को जैसे सीईओ साहब ने बोला वैसे हम करेंगे। दूसरा, गिव आउट ओपिनियन पोलाइटली एंड डिड एज पर फाइनल डिसीजन ऑफ सीईओ। तुमने धीरे से सीईओ साहब को बोला, सीईओ साहब इसके बजाय ये कर लेते तो ज्यादा बेटर होता, बाकी आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। तीसरा, काम नहीं करोगे, रिफ्यूज टू डू द वर्क। चौथा, कंसल्ट विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से कंसल्ट करेगा। अब कोशिश ये करो कि एलिमिनेट करो पहले, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। क्या है? रिफ्यूज टू डू द वर्क। देखो, सीईओ साहब बोलेंगे तो काम तो करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का बेसिक रूल होता है कि जो तुम्हारे अफसर बोले वो काम करो, तो सी वाला नहीं है। डी वाला, कंसल्ट विद दोस्त। दोस्त क्या कर लेंगे? दोस्तों का भी तो वो सीईओ ही है ना, खत्म। ऐसा तो नहीं है कि आपका दोस्त सीईओ हो जाएगा, नहीं। तो सी और डी तो खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, इसे बोला एलिमिनेशन टेक्निक। अब ए और बी बचा, एक +1 देगा, दूसरा +0.75 देगा। तो किसी पे भी टिक करके आएंगे, आप सेफ खेलेंगे फिर। ठीक है, आप सेफ जोन में है, पर फिर भी कोशिश है +1 की। तो क्या होगा? ए होगा। क्योंकि सर सीईओ का बोला कुछ काम तो नहीं करेंगे, सीईओ का ऑर्डर सर मानना पड़ेगा, चाहे वो गलत है या सही है। क्या होगा, ए की बी? ए। क्यों? सीईओ वो चीज सही है कि गलत है, वो चीज उसका सोचना काम है। बी कौन कह रहा है? बी तुम कह रहे थे? बी, हाँ बताएं प्लीज। बी क्यों? बी आप भी बताइए क्यों। खड़े हो जाइए, आप भी बी के लिए खड़े हो जाइए। हाँ, एक एक का पॉइंट सुनते हैं। बोलिए बोलिए। आप दोनों, आप तीनों बैठ जाओ जी। सर वो जो काम गलत लग रहा है तो सर उससे थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद में अगर सर कर देंगे। अच्छा सर, क्योंकि मतलब हम उनसे पहले पोलाइटली बात करेंगे और उसके बाद तो हमको उन्हीं का डिसीजन को ही फॉलो करना है, तो हम लोग का डिसीजन दिया हुआ है। जी सर, एग्री है। क्या सर ये सर पहले अपने पोलाइटली सर कहेंगे, अपने ओपिनियन देंगे, इसके बाद सर बाकी वो तो डिसीजन नहीं है जो मानवता के हिसाब से गलत है तो मानवता के हिसाब से हम लोग पोलाइटली उनसे बात करेंगे, तो उनका फाइनल डिसीजन तो करेंगे हम लोग। अगर ये मानवता की बात है तो एक बार तो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे।
टास्क कंप्लीट करेंगे जब सर बात गलत लग रही है तो सर थोड़ा बात कर सकते हैं सर। सर अपना ओपिनियन देंगे सर, अपना ओपिनियन देना खाना बैठो। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीईओ की बात हमें सुननी ही सुननी है, ठीक है। जो अफसर ने कह दिया वो अल्टीमेट चीज है, ठीक। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, पर शर्तिये वो विचारधारा सीईओ साहब सुने, ठीक। ट्रेनिंग के तहत ये सिखाया जाता है कि जो आपके सीईओ ने कहा वो आपको करना है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उसे। तो ऑप्शन ए पहला है +1 और ऑप्शन बी +0.75, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप खड़े हो जाइए। हाँ, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम पिकनिक, एक पिकनिक से वापस आ रहे हैं और अंधेरा था, आप रास्ता घूम गए, रास्ता भूल गए, आप क्या करेंगे? पहला, बगल वाली दुकानों से रास्ता पूछेंगे। दूसरा, यूज जीपीएस ऑन मोबाइल फोन, ट्रैक द राइट रूट एंड रीच होम। तीसरा, पुलिस को फोन मिला लेंगे। चौथा, कोई भी गाड़ी को फॉलो करेंगे और शहर की तरफ चले जाएंगे। कोई और कुछ और ऑप्शन? ए सी डी। दूसरा क्या? दूसरे में सी डी कोई? ठीक, बिल्कुल सही बात है। जब रास्ता भूलेंगे तो हम अपने मोबाइल को, सबसे ज्यादा भरोसा अपने मोबाइल पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारी चीज है। गूगल बाबा जिंदाबाद, ठीक। और अगर फोन नहीं है तो अगल बगल वाले जो लोकल आबादी है उस पे पूछेंगे। बैठ जाओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, आप खड़े होइए। His friend lost his job and ran into financial difficulties. ran इसमें गायब हो गया है। His friend lost his job, आपका दोस्त था और उसको एकदम से फाइनेंस की कमी होने लग गई। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, आप क्या करेंगे? एक, हेल्प हिम फाइंड द जॉब। बी, टुक हिम टू हिज कंपनी एंड रिक्वेस्ट टू बॉस टू सी इफ देयर इज एनी ओपनिंग। सी, शो नो इंटरेस्ट। डी, हेल्प हिम फाइनेंशियली। पहला ऑप्शन आपकी नजर में क्या है? बी। अच्छा, कोई और? डी, पहला ऑप्शन डी, खड़े होइए। हेल्प हिम फाइनेंशियली। पहला ऑप्शन ए, खड़े होइए। हेल्प हिम फाइंड द जॉब। तुम्हारा एक दोस्त आता है कि यार मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, 500 रुपए की सख्त जरूरत है और मेरी नौकरी भी चली गई है। तुम क्या करोगे? पहला काम, सबसे पहले हम उसको पैसा देंगे, अपना ही तो दोस्त है। EQ, इमोशनल कोशेंट, EQ चेक हो रहा है इसमें, ठीक है। IQ वाला क्या करेगा? हाँ यार मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, ठीक है भाई, ठीक है। जो उसको अपना पैसा नहीं देना है वो क्या करेगा? नौकरी लगवा देगा या बॉस के पास चला जाएगा, ठीक। पर अपना दोस्त है तो तुरंत हम जॉब लगाए, अरे पैसा उसको देंगे। पहला ऑप्शन, फर्स्ट इज डी, शाबाश, वेरी गुड। दूसरा, बैठो। दूसरा क्या है? ए की बी? बी क्यों नहीं? ए भी तो, बी भी तो हो सकता है। अगर कोई जॉब होगी तो वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका। नहीं तो तुम्हारी कंपनी में खड़े हो वापस तुम। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि तुम किसी कंपनी में थे, तुमने उसको 500 रुपए दे दिए और बोला चल कल यार तू मेरे साथ चल, मैं अपनी फैक्ट्री में ले चलता हूं तुझे, क्या पता वहां जॉब ओपनिंग होगी तो बॉस से तुरंत मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। ये अपनी कंपनी है, देखो अपने हाथ पे तुम भरोसा कर सकते हो, है ना। तो दूसरा ऑप्शन बी है, ए नहीं है, ठीक। चलो बैठो, गुड। चलिए भैया आप खड़े होइए। यस, ऑन फाइंडिंग दैट ही इज लूजिंग द ग्राउंड इन डिस्कशन विथ हिज ओपोनेंट। कभी कभी दो बंदे बहस कर रहे होते हैं, आजकल हर जगह चल रहा है बीजेपी सपा, बीजेपी सपा, बीजेपी सपा, ठीक। तो बीजेपी वाला मान लो हारने लगा, एकदम से वो कह रहा नहीं सब सपा वाला भारी हो गया था उस पर,
डिबेट करने पे, है ना। तो उस केस में तुम क्या करोगे? तुम और ये दोनों बहस कर रहे थे, ये तुम पे हावी होता जा रहा है, तुम क्या करोगे? पहला ऑप्शन, इसमें देखो, पॉज, थोड़ी देर सोचोगे और नए पॉइंट ढूंढोगे और फिर बहस करना चालू कर दोगे। दूसरा, फैक्ट और फिगर बताओगे कि बीजेपी ने सड़क बनाई, फलाना किया, ढिमकाना किया, और अपनी वाहवाही लूट लोगे। तीसरा, लड़ते रहोगे। चौथा, बोल दोगे भाई ठीक है, सपा जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। बी किसने बोला? बी, कभी भी, हाँ, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का रूल यह है कि आप लोग हीरो हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में, और हीरो कभी भी नहीं हारेगा। तो हार तो माननी नहीं जी, तो डी ऑप्शन काट दो। सी भी, अब बताओ ए की बी? किसी को बताने पर बीजेपी ये किया, सपा ये किया, कोई नहीं मानेगा। वो पहले ही बता चुका होगा, एग्जांपल्स तो पहले ही दे चुका होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? ए, सोचेगा, ठीक, और दूसरा फिर बी। चलो बैठ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 7, आप खड़े होइए जी। आप जी, आपकी कंपनी जंगल में तैनात है, ठीक है, आपकी यूनिट जंगल में तैनात है, जहां बड़ा बड़ा लिखा है कि गोली नहीं मार सकते, ठीक है, शूटिंग करना प्रोहिबिटेड है। इतने में क्या हुआ, जो सेंट्री खड़ा था, संतरी होता है जो गेट पे खड़ा होता है, जो एकदम गेट पे खड़ा होता है, होम गार्ड, ठीक है, जो संतरी खड़ा था, उसने देखा बगल में एकदम चीता है भाई, कैंप के बिल्कुल बगल में चीता है, ठीक, वो क्या करेगा? ए, पहला ऑप्शन है फायर इन द एयर, हवा में गोली मारेगा। दूसरा, रेज अलार्म एंड लाइट, शाउट एंड मेक लेपर्ड रन अवे। तीसरा, ही जस्ट शॉट लेपर्ड। चौथा, डर के भाग गया। देखो ऑप्शन बी, और सोचो। सी क्यों नहीं? अच्छा, चीता जंगल में होगा कि घर के अंदर होगा? तुम उसके घर में गए हो ना। जब तुम्हारे यहां कोई बिना पूछे आ जाता है तो तुम उसे आतंकवादी कहते हो। जब तुम्हारे यहां, तुम्हारे कश्मीर में, तुम्हारे जम्मू में कोई बिना पूछे आ जाता है तो तुम उसे आतंकवादी कहते हो, ठीक। वही लेपर्ड के लिए तुम आतंकवादी हो। तो क्या करना चाहिए? कैसे फौजी हो? रूल्स की तो बात, फौज मतलब रूल्स, फौज मतलब रूल्स। अगर रूल में लिखा है कि गोली नहीं चला सकते तो गोली नहीं चलाएंगे। अब क्या करेंगे? बी ऑप्शन, बात का था बी, बॉल बी। दूसरा क्या होगा? नहीं, चीते को तो गोली मारी नहीं सकते। इस सिचुएशन में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई और लगाया तो नैया डूब गई। ठीक है, समझ गए भैया? बैठो बैठो बैठो, चलो आप खड़े हो।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पड़ोस वाले के घर की लाइट उड़ गई क्योंकि फ्यूज में कुछ गड़बड़ी है, फ्यूज में हो जाती है, बहुत बहुत कॉमन। पहले तो आता था वो निकालो वो वाला फ्यूज, उसका जॉइंट निकला रहता था, गड़बड़ होती थी। तो आप क्या करेंगे अगर पड़ोस वाले के घर में फ्यूज उड़ गया? आप क्या करेंगे? पहला, बिजली वाले को बुलाएंगे और लाइट रिपेयर कराएंगे। दूसरा, चेक द फ्यूज, फाउंड इट फॉल्टी एंड रिप्लेस इट, खुद ही चालू हो जाएंगे। तीसरा, पड़ोसी को बताएंगे कि जी कैसे फ्यूज बदला जाता है। चौथा, बिजली वाले को फोन करेंगे और खुद सो जाएंगे। पहला बी, ए, ए क्यों? तुमने क्यों? सर फ्यूज जब अपने से बना सकते हैं तो फिर बैठो। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का रूल जहां मेंशन नहीं है वहां तुम कुछ उम्मीद करके बैठे हो और वायुसेना वाले एक्सट्रीम अज्यूम करके बैठे हैं। मान लो 5000 वोल्ट का डब्बा है ये, तब फ्यूज पे हाथ लगाओगे? जिसका जो काम है वही करने दोगे। तो पहले क्या करोगे भाई? उसके पास जाओगे, अच्छा फ्यूज जला है, कोई बात नहीं, बिजली वाले को फोन किया, जब तक बिजली वाला आ रहा है तब तक दूर से देख लिया। ठीक, समझ गए भैया? तो पहले क्या है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, बस। अब सर ठंडी होगा ना सर, इसके बाद वो 440 वोल्ट भी चलेगा ना, 440 में 240। ठीक है, घर है, इलेक्ट्रिक लाइट ऑफ हिज नेबर हैज गॉन ऑफ, तुम्हारे पड़ोस वाले का बिजली की लाइट चली गई है। अब पड़ोस वाले का कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा इलेक्ट्रिक का पैनल है, तुम्हें क्या मतलब? तुम सोच रहे हो कि झुग्गी है, वो एक वोल्ट निकालो, फ्यूज लगा दो, काम बन गया। पर एयरफोर्स वाले सोचें कि नहीं भाई, उसका तो कारखाना भी वहीं पे, घर भी वहीं पे, और 4 तल्ले का घर भी है, लिफ्ट भी लगी है। तब तुम खुद ही बोलोगे भाई छोड़, बिजली वाले को बुलाएंगे, कौन साला जान खतरे में डाले अपनी, हम हीरो हैं, है ना? हीरो का एंड हो गया। तुमसे क्या बताया था पहले दिन? हीरो, कोई भी पिक्चर में हीरो आखिरी में उसको गोली वोली लगती थी पुराने जमाने में, अब तो कुछ होता ही नहीं। टाइगर जिंदा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आ रही है 2023 में। तो बेसिक रूल ये है कि हमें हीरो तब तक हीरो है जब तक उसकी जान बची हुई है। जब वही खत्म हो जाएगा, ठीक, अगर वही चीते से लड़ लेगा जंगल में, तो फिर वो यूनिट को कौन बचाएगा? क्लियर, समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 11, खड़े होइए भैया। यस, रेलवे लाइन पार कर रहे थे, फिश प्लेट्स मतलब वो जो ट्रैक जुड़ता है जिस पे जाके, ठीक है, वो मछली जैसा होता है, ठीक। देखा कि उसमें बोल्ट निकल गई है प्लेट, मतलब बेसिक रेलवे ट्रैक जो है आपस में जो स्क्रू से लगता था वो निकल गया है। 15 मिनट बचा है ट्रेन पे को आने में और स्टेशन 1.5 किलोमीटर दूर है। आप क्या करेंगे? ट्रेन के डायरेक्शन में दौड़ेंगे लाल कपड़ा लेके, नियरेस्ट रेलवे क्रॉसिंग दौड़ेंगे, ठीक, और वहां पे रेलवे ऑफिशियल को बता देंगे। तीसरा, लाइनमैन को इन्फॉर्म करेंगे। चौथा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसको पहले मतलब रेड कपड़ा देंगे,
तो ट्रेन रुक जाएगी और मतलब और अगर लेट भी हो जाएंगे ना तब भी उसको पता चलेगा और फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आपके पास लाल कपड़ा है, एयरफोर्स वाले कह रहे हैं नहीं भाई वो तो नीले वाले वर्दी में है, ले हो। ये सिचुएशन नहीं है ना, ये आप एयरफोर्स वाले से पूछ थोड़ी ना सकते हैं सर लाल कपड़ा रहेगा कि नहीं। ऑप्शन बी। बेटा ऐसा होता है, एक मिनट, तुमने बैठो बैठो बैठो। एयरफोर्स वाले ऐसे ऑप्शंस देते हैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में, जहां पे वो चेक कर रहे होते हैं कि चलो उसको ऑप्शन दे दिया तुम्हें कि मान लो तुम्हारे पास कपड़ा है, पर वायुसेना वाले कह रहे हैं नहीं कपड़ा नहीं है। तुमने सोचा है कपड़ा है, वायुसेना वाले कह रहे हैं नहीं ये ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास तो कपड़ा ही नहीं, वो तो वर्दी में। वो तुम्हें देखना चाहते हैं कि स्ट्रेस वाली कंडीशन में तुम कौन सा रास्ता अपनाओगे, शॉर्टकट वाला या लॉन्ग कट वाला। चलो तुम्हारे गांव से कहां के रहने वाले हो? मिर्जापुर में कोई विलेज होगा, विंध्याचल के आसपास, ठीक है। अगर अपने गांव से दूसरे गांव की फटकी देखोगे तो आमतौर पे आधा 1-1.5 किलोमीटर पे तुम्हें एक और फटकी मिल जाएगी। ये है, ये प्रैक्टिकल दुनिया है। और फटकी के साथ एक आदमी भी रहता है, जैसे वो जिसके पास वो फोन रहता है, पहले जमाने में फोन रहता था, अभी भी कुछ तो होगा, मोबाइल तो होगा ही, आदमी तो होगा ही। तो ये ऑप्शन ज्यादा जरूरी है, ज्यादा एक्सेसिबल है कि यार बगल में रेलवे वाला कर्मचारी है, उसको बता दिया, अब वो खुद निपटे। क्योंकि अब हम दौड़े 1.5 किलोमीटर, उसमें भी दाएं बाएं कुछ हो जाए तो दिक्कत, ठीक। तो वो ऑप्शन तो है नहीं बिल्कुल, तभी तो आम तौर पे अगर तुम देखो तो एक फटकी, फिर दूसरी फटकी, फिर तीसरी फटकी लगी रहती है। ये आम तौर पे ऐसा होता है। इसीलिए एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को उठाता है, ठीक। जो बहुत पढ़े लिखे होंगे वो तुरंत बोलेंगे कि भाई अब लाल कपड़ा तो हो गई, चलो उस पर टिक मार्क मार देते हैं, ठीक। जो बहुत ज्यादा बैला बुद्धि होंगे बोलेंगे 1.5 किलोमीटर है, दौड़ जाएंगे साले को, ठीक, वो बैला बुद्धि है। जो प्रैक्टिकल है वो रेलवे वाले कर्मचारी को ढूंढेंगे, अगल बगल लाइनमैन को, कि भाई इनको बता दो, ये फोन तुरंत कर देंगे, ठीक। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, पर ओवर भरोसा बड़ा डेंजरस है, समझ गए। बैठो, चलो। लाइनमैन ऐसे कहां मिलेगा तुम्हें? लाइनमैन, मान लो लाइनमैन, तुमने बोला कि चलो लाइनमैन को ढूंढते, लाइनमैन कहां है, और जहां फटकी है वहां तो एक आदमी तो रहेगा ही ना रेलवे का, हम सब जानते हैं ये, तो हम उसी को पकड़ेंगे। लाइनमैन से क्यों नहीं लेना देना, वो तो काम उसी का है। अरे बिजली वाला लाइनमैन, हाँ तो बिजली वाला गलत बफर, वो सिचुएशन चली गई भाई, ये दूसरी है। ये 11 था, अब चलो 12 पे आओ। तुम दो दोस्त हो, एयरफोर्स का पेपर देने जा रहे हो, एक उतरा ट्रेन से और फल खरीदने, वापस मुड़ा, फल खरीदते खरीदते, केला कितने का है, सेब कितने का है, ट्रेन चली गई, ठीक। अब क्या करोगे? ही केम डाउन, ही इज ट्रैवलिंग, तुम जा रहे हो, अच्छा दो दोस्त नहीं है, सॉरी, तुम जा रहे, तुम ही थे वो, तुम क्या करोगे? दौड़ोगे और आखिरी कोच पकड़ लोगे। दूसरी, रिपोर्ट टू रेलवे अथॉरिटीज एंड इन्फॉर्म द टीटी टू टेक हिज लगेज एट नेक्स्ट स्टेशन। तीसरा, कॉट अनदर ट्रेन। चौथा, टेल समवन टू पुल द चेन। सिचुएशन को हमेशा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट को सही से पढ़ना। ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट मतलब सीताराम जा चुकी। अब जब जा चुकी है तो कहां से पकड़ लोगे आखिरी डब्बा? सी। अरे भाई, सबसे पहले अपना सामान बचाओगे, क्योंकि तुम मान रहे हो कि तुम उसमें सिर्फ लगेज है। वायुसेना मान रहे हैं कि उन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट तुम्हें दिया था,
जो तुम्हें दिल्ली में भेजना था, और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट उस लगेज में है, तो तुम तुरंत क्या करोगे? सबसे पहले अपना लगेज सिक्योर करोगे टीटी से बात करके। और वो टीटी से कैसे बात करोगे? वहां के रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जो स्टेशन मास्टर होता है, जो अधिकारी होता है, उससे कंप्लेन करके। समझ गए? पक्का? तो आंसर क्या है? बी। और उसके बाद सी, जब बता कर दिया, टीटी को बोल दिया, फिर जो ट्रेन आ रही है उस पर चढ़ जाओगे। ठीक? क्लियर? कोई डाउट्स तो नहीं? पक्का? चलो, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल वैसा ही है जो कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 15, इम्तिहान के दिन इम्तिहान हॉल में वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, वो क्या करेगा? पहला, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ बीइंग लेट एंड सैट इन एग्जामिनेशन। मान लो तुम्हारा बोर्ड का इम्तिहान चल रहा है 10वीं 12वीं का, ठीक है, तुम वहां पे टीचर को बोलते हो सर वो बस लेट आई, और बोल के चुपचाप बैठ गए। दूसरा, पोलाइटली अपोलोजाइज एंड सिट फॉर एग्जाम। तीसरा, मेड एक्सक्यूज ऑफ ट्रैफिक जैम। चौथा, एडमिट कार्ड गुम गया था सर। बी, इम्तिहान है तो हम इतने ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक नहीं होंगे कि हम टीचर से बहस करें और बाकी सारे बच्चों का इम्तिहान डिस्टर्ब हो। लेट है कोई बात नहीं, हम खुद झेलेंगे। 2 घंटे का पेपर है, अब हमें 1 घंटा 55 मिनट मिल रहा है। समझ गए? पक्का? दूसरा ए, धीरे से एक्सप्लेन कर दिया सर ट्रेन लेट हो गई थी, और फिर बैठ गए। ठीक है? बी ए। पक्का? चलो, हाँ, क्वेश्चन 16 मैंने तुम्हें बताया था, आर्मी के जवानों के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक? कप्तान साहब बोल रहे हैं बाएं जाओ, कर्नल साहब बोल रहे हैं दाएं जाओ, करे क्या? वो ही है, ही ऑलवेज रिसीव कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हिज 2 सुपीरियर ऑफिसर्स। ही मतलब आपके 2 अफसर हैं, दोनों, एक बोल रहा है बाएं जाओ, एक बोल रहा है दाएं जाओ, आप क्या करेंगे? ठीक है, दोनों अफसर हैं, दोनों सुपीरियर हैं। ठीक? पहला, फॉलो द ऑर्डर ऑफ इमीडिएट सीनियर, जो ज्यादा इनमें से बड़ा होगा उसकी बात सुनेंगे। ठीक? दूसरा, टैक्टफुली रिफ्यूज द ऑर्डर, धीरे से बोल देंगे अरे सर नहीं कर पाएंगे। तीसरा, मेड एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग द वर्क। चौथा, क्लैरिफाई विच ऑर्डर शुड ही टेक। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब क्या अंदर बाहर अपने आप बंद पीछे हो रहा है क्या ये? हाँ, बताओ क्या क्या नहीं होगा? बी और सी नहीं होगा ना, काट दो। अब जो भी करेंगे प्लस 0.75 तो आएगा ही है, तो भैया याद करो और मार दो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर 2 सीनियर ने बोला, एक ने बोला बाएं, दूसरे ने दाएं, तो कभी भी जवान पूछ सकता है कि सर पहले बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं। मतलब क्या है? डी, क्लैरिफाई विच ऑर्डर शुड ही टेक फर्स्ट। ठीक? क्योंकि कोई इमीडिएट सीनियर तुम्हें थोड़ी ना पता है उसकी सर्विस नंबर क्या है और उसने आर्मी कब ज्वाइन की थी। तुम तो उसे भी सर बोल रहे हो, तुम दूसरे वाले को भी सर बोल रहे हो। ठीक? वो भी तुमसे काम ले रहा है, दूसरा वाला भी तुमसे काम ले रहा है। समझ गए? कोई डाउट्स तो नहीं? चलो, पड़ोसी की आवाज सुनते हो, चोर चोर चोर, 12 बजे, तुम क्या करोगे? took a danda and ran out to help neighbors. Call police, took a danda, capture thief and hand him to police. तीसरा, डायल 100। चौथा, पड़ोसी को बोलेगा अरे भाई बंद करो सब दरवाजे बंद करो। कितने लोग ए बोल रहे हैं? ए बी कितने बोल रहे हैं?
बी ना सर। बी भैया, बी क्यों? हाँ, आप भी खड़े होइए, आप भी खड़े होइए, आप भी खड़े होइए, चारों बी है। चलिए अब हमें बी पता करना है क्यों। एक तरफ से बताना चालू करिए। सबसे पहले पीछे आप, 1 मिनट, आवाजें नहीं, डिस्कशन करो। हाँ अच्छा ठीक, यही। और अगर चोर के पास, अरे हथियार तो बहुत कट्टा हो, छोड़ो रिवॉल्वर विवॉल्वर सब, एकदम देसी चोर है वो, कट्टा है भाई। तुम लिए डंडे के पास हैं, कर दिया तुमने पुलिस को कॉल, बिल्कुल ठीक है। पुलिस आई भी, वो तब तक कट्टा गोली चला के चला गया, तुम्हारे हाथी पे लग गई, तो तुम काहे की हीरो रह गए? हीरो तब तक हीरो है जब तक वो खुद जिंदा है। सड़क पे 2 आदमी लड़ रहे होते हैं, तुम एयरफोर्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें मैंने हीरो बना दिया, तुम वहां से हीरो बनते हुए निकले, तुम्हारा पहला काम क्या होगा? कैसे? बीच में कूद के एक दूसरे को, अगर वो थप्पड़ मार रहे हैं, तुम क्या करोगे? एक हाथ दूर रहोगे कि भाई वो दोनों थप्पड़ मार ले, फिर कूदूंगा मैं, ठीक है। पुलिस को बुला लोगे, अड़ोसी 4-6 लोगों को इकट्ठा कर लोगे, लेकिन उन दोनों के बीच में तुम लोग नहीं जाके फंसोगे। इसलिए तुम सबसे पहला काम करोगे कि तुम पुलिस को बुला लोगे, ठीक है। कॉल द पुलिस, सबसे पहले पुलिस वालों का वो काम है। बिजली वाले का काम है बिजली सही करना, प्लम्बर का काम है पानी सही करना, ठीक है। समझिए, जिसका जो काम उसको कर लेने देना। क्लियर भैया? चलो दूसरा क्या है? सी बी, खत्म। सी बी, चले। हाँ बहुत बढ़िया। 18 नंबर। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लिफ्ट दबाओ, ऊपर जा रहे हो, एकदम से लाइट कट जाती है, लिफ्ट फंस जाती है, कभी कभी लिफ्ट नीचे वापस आ जाती है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, कभी कभी फंस भी जाती है, ठीक है। अब लिफ्ट जा रही थी, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई फेल हो गई, ठीक है। तुम क्या करोगे? ए, इमरजेंसी नंबर मिलाओगे, लिफ्ट को रिपेयर कराओगे और ऊपर जिस नंबर पे जाना है उस पे चले जाओगे। बी, फंसा हूं भाई बचाओ। तीसरा, प्रेस द इमरजेंसी बटन, इन्फॉर्म द लिफ्टमैन हु रिपेयर इट एंड रीस्टार्टेड द लिफ्ट। चौथा, पेशेंटली वेट फॉर बैकअप। अगर भैया लिफ्ट में फंसे हो तो कुछ तो हाथ पैर मारना पड़ेगा ना, इमरजेंसी बटन, गार्ड, पुलिस, किसी को बुलाना पड़ेगा बस। क्या? पहले सी, हाँ पहले सी फिर डी, फिर ए, पहले सी फिर ए, गुड। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 19 देखो। तुम्हें एयरफोर्स वालों ने कहा दिल्ली जाना है, तुम्हारे सीनियर के साथ तुम्हारा इंटरव्यू है, पर 1 घंटे बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि भाई मैं तो दार्जिलिंग वाली ट्रेन पे चढ़ गया, ठीक, और ये अब लंबा रास्ता लेगी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। छोटी ट्रेन मैंने पकड़नी थी, मैं गलत ट्रेन पकड़ लिया, क्या करोगे? इमीडिएटली पुल द चेन, ऑप्शन बी है, चेन खींचोगे। तीसरा, वेंट डाउन टू नेक्स्ट स्टेशन, बोर्ड द बस टू डेस्टिनेशन। नेक्स्ट स्टेशन पे उतरोगे, बस लोगे, दिल्ली की बस, भैया दिल्ली की बस पकड़ लोगे। चौथा, ही इन्फॉर्म हिज ऑफिशियल एंड रिक्वेस्ट फॉर न्यू डेट। इंटरव्यू वाले को बोलोगे सर आज नहीं कर पाऊंगा। ए क्या है? वेंट डाउन टू नेक्स्ट स्टेशन, इंक्वायर फॉर शॉर्टेस्ट रूट, टुक द टिकट एंड बोर्डेड द ट्रेन टू नेक्स्ट स्टेशन। पहला क्या है? ए है, और दूसरा क्या है? सी है। बी क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ट्रेन है, 730
सवारी होंगी उसमें। एक ट्रेन में जितने जनरल से लेके AC3, AC2, AC1, S1 से S12 730 पैसेंजर्स चलते हैं। अब WT और जनरल में भरे हैं उसकी गिनती नहीं है, बट 730 लोग एक ऑर्डिनरी ट्रेन में चलते हैं। हम अपने एक इंटरव्यू के चक्कर में 730 लोगों को लेट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट्स तो नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 20। तुमने अपने दोस्तों को डिनर पे बुलाया हुआ है और तुमने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। तुमने खाना ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन खाना आ भी गया, घंटी बजी और तुम्हें रियलाइजेशन है कि भाई तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। ठीक, खाना भी ऑर्डर कर दिया, आज नहीं है नगद, तुम क्या करोगे? पे द बिल बाय पेटीएम, दूसरा स्वाइप ATM, तीसरा पे द बिल थ्रू गूगल पे, चौथा बोरो मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पे द बिल। ले जी, सब साला एक जैसे ही है। अब क्या करोगे? बताइए भैया, कुछ टिप्पणी दीजिए। आप ही खड़े होइए, आप भी खड़े होइए, और आप भी खड़े होइए, और आप भी खड़े होइए। चलिए आप भी आइए। हाँ, पहला क्या? डिलीवरी मैन है, उसके पास जनरली स्वाइप मशीन। आप बाहर जाके ATM कर लेंगे? सर कैश तो है ही नहीं ना। नहीं तो ATM तो होगा, लिखा तो है ATM है। ATM मशीन जाइए HDFC ICICI बैंक की, जाइए 500 रुपए लेके। चलो 1 मिनट, ATM ऑप्शन क्यों नहीं है? ATM क्योंकि डिलीवरी वाला आया है, ठीक है, 30 मिनट में पिज्जा, नहीं तो पैसा फ्री, नहीं तो पिज्जा फ्री, है ना। मान के चलिए आपने पिज्जा ऑर्डर किया था, तो उसने बोला सर जल्दी करो मेरे को दूसरा ऑर्डर ले जाना है, वरना मेरे को अपनी जेब से भरना पड़ेगा, क्योंकि वो टैगलाइन है 30 मिनट में डिलीवरी, नहीं तो पिज्जा फ्री। तो भाई जाएंगे ATM से लेके आएंगे, उतना उसका समय बर्बाद होगा। तो ATM नहीं है, काट दो। सबसे पहले सुखी रहो, ATM का पॉइंट काट दो। ठीक, अब देखते हैं, ही विल पे द बिल बाय पेटीएम। हाँ भाई चलो तुम बैठ जाओ, आप बोलिए। मुझे भी नहीं आ रहा, इसलिए तो पूछ रहा हूं इसीलिए तो मैं भी दिमाग लगा रहा हूं। कैश नहीं है ना, इसमें मतलब शीशे वगैरह में कैश उसके पास कैश नहीं है कि मतलब अकाउंट भी खाली है। He has no money। अब मतलब क्या? नो मनी मतलब कैशलेस नहीं है कि पर्स में नहीं है? एक तो चीज है कि पैसा नहीं है। अभी पीछे सिचुएशन में तुम्हारा एक दोस्त आया था जिसकी नौकरी खत्म हो गई थी, उसको पैसे की जरूरत थी, तुमने क्या किया था? 500 रुपए निकाल के दे दिए थे, दोस्त है। यहीं पे अगर सीनियर होता तब तो बात ही अलग होती, तब बात अलग होती, पर अब आंसर डी सही है। उसके बाद तो भाई मुझे भी नहीं पता क्या होगा, मैं डी मार्क करके आ जाता। हाँ यार क्लास में हूं, नहीं बचे होंगे अभी। बैठ जाओ बेटा, तुम बैठ जाओ। तब तो फिर पेटीएम गूगल तो वैसे भी दूसरा तो मानना ही पड़ेगा ना। देखो लाइन पकड़नी है, ही हैज नो मनी। नो मनी मतलब पैसा नहीं है, पैसा मतलब किसी फॉर्म में भी पैसा नहीं है, पेटीएम में नहीं है, पेटीएम में नहीं है, गूगल पे में नहीं है। उस केस में तुम दोस्तों से लोगे, उधार दे दोगे और जिस दिन तनख्वाह आएगी उनको वापस कर दोगे, बात खत्म।
बेटा ऐसी सिचुएशंस में, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ऐसी सिचुएशंस में जब मामला फंसने लगे ना, मैंने एक चीज देखी है, एक हिंट मान लो, जिस सिचुएशन में मामला फंसने लगे उसमें क्वेश्चन में कोई ऐसी लाइन है जो हम लोग मिस कर देते हैं। अभी तक मैंने जितने लेक्चर्स लिए हैं, जिस भी बैच में, जहां भी मैं फंसा ऑप्शंस में, ABCD में, मैंने एक चीज रियलाइज की कि कोई क्वेश्चन का पॉइंट मिस हो रहा है। ठीक, अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में फॉर एन इंटरव्यू लाइन है, क्वेश्चन नंबर 19 में फॉर एन इंटरव्यू है। अब भाई इंटरव्यू वाली जगह पे अगर 9 बजे इंटरव्यू है तो आप 8 बजे पहुंचोगे, 9 बजे इंटरव्यू आप 11 बजे नहीं पहुंचोगे, है ना? तो बस वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, हमें शॉर्टेस्ट रूट ढूंढना है और सबसे जल्दी पहुंचना है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम फ्लाइट से ले लेते, पर पैसे नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट रूट ले रहे हैं। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलो बैठो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, पड़ोस वाले गांव में एक झील है, पड़ोस वाले नहीं, तुम्हारी गांव में एक झील है, वहां पे एक लड़का डूब रहा है, तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम क्या करोगे? बोट लोगे और उस लड़के को जाओगे बचाओगे, थ्रो रोप, रस्सी ढूंढ के फेंक दोगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, निकल जाओगे। He shout for help, call few people who knew swimming and took him out. जब हम किसी दुविधा में फंसे होते हैं तो हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब हमें तैरना नहीं आता तो हमें भी मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डी है, दूसरा बी। जब वहां लोग नहीं है तो रस्सी ढूंढेंगे भाई। इग्नोर कर सिचुएशन बदल दे। हो गया? कुछ छूटा इसमें? 13 सेम है यार, 13 बिल्कुल सेम है। रेगिस्तान में फंसे हो। 14 चलो, पिताजी कह रहे हैं इंजीनियरिंग, तुम कह रहे हो फौज, क्या होगा? पिताजी कई कई जगह पे घर में फादर्स कहते हैं कि नहीं तुम वहां नहीं जाओगे किसी हालत में, नहीं फौज बिल्कुल नहीं। तुम कह रहे हो नहीं जी जाऊंगा तो मैं फौज में ही जाऊंगा वरना कोई कुछ नहीं जाऊंगा। ठीक, तो क्या करोगे? पहला, ट्राई टू एक्सप्लेन द फादर बेनिफिट्स ऑफ आर्मी। थल सेना के क्या फायदे हैं? पिताजी घर मिलेगा, राशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। दूसरा, हर प्रोज एंड कॉन्स, मतलब प्रोज ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी एंड कन्विंस हिम टू ज्वाइन आर्मी। ठीक है, उनको आर्मी के फायदे बताओगे। ठीक, और करियर गोल्स, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, पहले मैं लेफ्टिनेंट बनूंगा फिर मैं कैप्टन बनूंगा। तीसरा, वर्क हार्ड, ज्वाइन TES। चौथा, ही फॉलो हिज फादर इंस्ट्रक्शन। पहले जो जो नहीं है वो काट दो। ठीक, क्या क्या नहीं है? पिताजी के इंस्ट्रक्शन, मतलब तुम इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लोगे, हाँ कि ना? काटो। ज्वाइन TES कैसे ज्वाइन कर लोगे? एक मिनट, उसके बाद इंजीनियर हो जाएंगे, उनके भी क्षमता पूरा हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा आर्मी में इंजीनियर। वो मैडम फौज में क्या सर बताया हीरो है। ठीक तो कह रहा है। TS क्या होता है तुम लोगों को पता नहीं होगा, कुछ बच्चों को। TS का फुल फॉर्म होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम। इंटर में जिस बच्चे के पास PCM में 70% के ऊपर है
और जेई की स्कोर, जेई का पेपर दे रखा है, वो थल सेना और नौसेना में डायरेक्ट इंजीनियर बन सकता है TES के फॉर्म के द्वारा। उम्र 16.5 से 19.5 चाहिए। आर्मी वाले अपने खर्चे पे इंजीनियरिंग कराते हैं। तो दोनों काम हो गए, दोनों काम हो गए, इंजीनियर भी बन गए और फौज की वर्दी भी है। शाबाश, गुड। कौन सा बैच है तुम्हारा? 4, ठीक। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 वही है यार, वहां तुम रास्ता घूमे थे, यहां रेगिस्तान में घूम गए हो। अब आओ, ए भी वही, 8 भी वही है यार, 8वां भी वही है, जंगल जंगल। क्वेश्चन 6, ही फाइंड्स अ टास्क विच इज डिफिकल्ट। ही, कुछ काम है जो डिफिकल्ट लग रहा है, कठिन लग रहा है। डिफिकल्ट मतलब कठिन। तुम क्या करोगे? वो क्या करेगा? गैदर मोर नॉलेज फ्रॉम सीनियर्स। कठिन का पहले आंसर ढूंढेगा सीनियर से कि कैसे सॉल्व करना है। मेड अ प्लान फॉर इट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपर्ट एंड नॉलेज एंड कंप्लीट इट। तीसरा, आस्क फॉर ऑल्टरनेटिव वर्क। चौथा, रिक्वेस्ट हिज सीनियर्स टू अलाउ हिम टू लीव। क्या क्या नहीं है? सी नहीं है, डी नहीं है। हीरो तब तक हीरो है जब तक वो काम को पूरा करे, मैदान छोड़ने वाला कभी हीरो नहीं होगा। तो डी और सी खत्म, अरे हाँ, सी डी खत्म। अब जब मामला फंसा हुआ है तो तुम क्या करोगे? पहले खुद कोशिश करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, ठीक। जब नहीं होगा तो अपने सीनियर से पूछोगे। समझ गए? मान लो गाड़ी का चक्का है 4, एक चक्का पंचर हो गया, तुम्हें नहीं खुल रहा नट नहीं खुल रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है, तुम क्या करोगे? ऐसे समझो, पहले पूरी कोशिश करोगे ना, पक्की बात। जब नहीं होगा तभी तो किसी से मदद मांगोगे। क्लियर? समझ गए? काम खत्म। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।